बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS एग्जामिनेड खुलफाए राशिदून सीरीज। इस सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात की थी कि कैसे उनको जो दरपेश मसाइल थे और कैसे उन्होंने जो था उनके साथ कोप अप किया। उसके अलावा उन्होंने जो एक्सपीडिशन स्टार्ट की थी, मिलिट्री एक्सपीडिशंस। और अब आगे इस लेक्चर में, आज के हम लेक्चर में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत और हाउ ही कैरिड ऑन दी पॉलिसीज ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक्सपेंशनिज्म उन्होंने की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने लाए, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो बनु अदी कबीले से हैं। ये कबीला जो है ये कुरैश का ही एक ऑफशूट है और ये 8वीं जनरेशन पे जाकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनी शाम से जो था वो मिलता था। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो आप सब वसल्लम के एक दरीना दोस्त थे। हजरत हफ्सा जो है आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की जो बेटी हैं वो आप सब वसल्लम के निकाह में भी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो टेन्योर है वो 634 से 644 AD तक है और इसका जो टाइम पीरियड बनता है वो 10 साल और 6 माह तक तकरीबन। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें मुसलमानों की जो सोसाइटी थी, जो मुस्लिम सोसाइटी थी, दैट सॉ द एपेक्स, जो आप कह लें कि उरूज पर थी। उसमें इस तरह से कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, उनकी एक्सपेंशन, उनके जो थे एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, ये सब चीजें जो थी ये अपने उरूज पर थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो 33 साल की उम्र में जो है वो ईमान लाते हैं और उन्होंने जो था ही ओपनली डिक्लेयर्ड हिज रिलीजन। ये ईमान लाने का किस्सा भी जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और इसके पीछे भी एक ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि अल्लाह अमर इब्न अल हशाम और उमर इब्न अल खत्ताब में से किसी एक को जो है वो दीन में दाखिल फरमा। अमर इब्न अल हशाम जो था वो बेसिकली अबू जहल था। इनके क्योंकि दोनों के ट्रेड्स जो थे वो सेम थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि इनसे इनमें से किसी एक के आ जाने से जो दीन इस्लाम को जो तकवीयत मिलेगी वो बहुत जरूरी थी उस टाइम पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का टाइटल है अल फारूक। ये टाइटल आप सब वसल्लम ने दिया था इनको और इसके बारे में एक हदीस है कि हजरत इब्ने साद अल जकवान ने पूछा था हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने कि हजरत उमर फारूक का ये नाम कैसे पड़ा अल फारूक। तो इस पर उन्होंने कहा था कि ही मार्क द डिफरेंशिएशन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम एंड गोइंग टू हरम एंड सेइंग प्रेयर्स ओपनली डिक्लेयरिंग इट। मतलब कि उन्होंने अपने दीन का जो था वो बरमला जो था वो खुलेआम जो था इतराफ किया और उसके साथ जो था उनका टाइटल जो था उनके नाम का हिस्सा बन गया अल फारूक, मतलब सही और गलत में फर्क करने वाला या डिमार्केशन करने वाला। 539 अहादीस हैं जो टोटल डायरेक्टली नरेटेड बाय हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनमें हमें अब आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि हदीस के पैटर्न में एक दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें नरेशन की एक चेन होती है, ठीक है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने बात सुनी, उन्होंने आगे नरेट की, उन्होंने आगे नरेट की, और फिर दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी ऑफ हदीस। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज देयर एट 539 टाइम्स। जब कहते हैं कि डायरेक्टली नरेटेड तो मतलब ही डायरेक्टली हर्ड इट फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आगे उनसे जो है वो डिफरेंट सहाबा ने जो थी वो नरेट की थी। ही एक्सेल्ड इन दीन एंड नॉलेज। इसमें भी जो है उनके जो था कि उनका शौक था, उनको इस चीज का तजस्सुस था और ये इस दीन इस्लाम में दाखिल होने से पहले से जो था उनको ये एक जो आप कह लें कि एक थर्स्ट थी तालीम की, इल्म की, वो मौजूद थी। शैतान नेवर क्रॉस द पाथ ऑफ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बारे में भी एक हदीस मौजूद है कि हजरत साद बिन नबी वकास से रिवायत है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ इब्ने खत्ताब, फ्रॉम वेयर यू पास शैतान चेंजेस हिज पाथ। मतलब इतना आपका एक रोब और दबदबा था कि शैतान भी कभी आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते में से नहीं गुजरा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो मुहद्दिस दीन भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इनको जो था ना ही डायरेक्टली गॉट इल्हाम फ्रॉम अल्लाह ताला। इसमें इस तरह से होता है कि इल्हाम भी एक कह लें कि अल्लाह ताला का चीज पहुंचाने का जो एक जरिया है। जैसे सबसे पहले एक डायरेक्ट कलाम है, ठीक है, जो हजरत मूसा के साथ करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने किया। फिर एक वही होती है जो मुख्तलिफ अंबिया पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जैसे आती थी। और तीसरा एक इसका दर्जा है जिसमें आता है इल्हाम। इसमें यह होता है कि किसी ख्वाब के जरिए या किसी तरह से ऐसी ख्याल दे दिया जाता है या दिमाग में बात डाल दी जाती है
اور اس کو کہتے ہیں الہام، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایوری امہ ہیڈ اے محدث ٹو ہوم اللہ الہامس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے یا اس کو چیزیں بتا دیتے تھے. اینڈ محدث آف مائی امہ از عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس حدیث کی کہہ لیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہوئے امام عبداللہ شیبانی جو تھے، انہوں نے 21 ایسی مثالیں دی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جس میں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ لیں کہ ایک سے تھی یا ان کا خیال تھا ایسا، اور اس کے بارے میں وہ لیٹر دیٹ بیکیم دا پارٹ آف ریلیجن ون وے اور دی ادر. ان میں سے کچھ بڑی مثالیں میں آپ کو یہاں پر دیتا چلوں کہ جیسے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 آیت ہے، اس میں جو ہے وہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز کی جگہ بناؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اور یہ اس چیز کا جو وہ اظہار ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ پروفٹ سے کہا تھا کہ کیسا ہو کہ اگر ہم جو ہے مقام ابراہیم پر نماز ادا کر سکیں. اسی طرح سے سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم دیا گیا تھا. اس چیز کا کنسرن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شو کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، یہ بات کی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو یہ خواتین ہیں یا مسلم جو خواتین ہیں جتنی امہات المومنین اور سب، یہ جب باہر جاتی ہیں کسی بھی ورلڈلی کام کے لیے یا حاجت کے لیے، تو دے شوڈ ایکچولی بی ڈرائنگ دیئر ویل نا. تو اس کے بارے میں جو تھا قرآن میں آیت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ they should let down upon themselves their جلباب. مطلب اس میں نہ صرف مسلم امہات المومنین کو ایڈریس کیا گیا تھا بلکہ وائفز آف مومنین اینڈ ہول آف دا مسلم لیڈیز، جو آپ کہہ لیں کہ مسلم امہ کی تمام خواتین کو اس میں ایڈریس کیا جاتا گیا تھا. قرآن ہمیں پتہ ہے کہ ایک یونیورسل جو ہے وہ بک ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہوتا ہے، تمام دنیا اوقات کے لیے، تمام دنیا کے لیے ہوتا ہے. عمر آلسو شوڈ دا کنسرن اوور ڈرنکنگ اور گیملنگ، اور یہ سب کا جو ہمیں حکم ایک قرآن میں نظر آتا ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور یہ تمام جو ہیں یہ ایک شیطانی اعمال ہیں اور ان سے بچا جائے. تو یہ تین ایک ریفرنسز تھے جو ایک چیدہ چیدہ. اس کے علاوہ بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق، جیسے کہ اب فجر کی اذان میں جو ایک ایڈیشن تھا دیٹ واز ایکچولی ڈن آن بائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو الصلاۃ خیر من النوم کا ہے. تو اس طرح سے جو ہے حضرت عمر فاروق نے اوور دا ٹائم کئی چیزیں جو تھیں وہ دین میں اجتہاد اور اس کے ساتھ جو تھیں وہ متعارف کرائی تھیں. اچھا، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملٹری ایکسپیڈیشن اگر اس کی بات کریں یہاں پر، تو 22 لاکھ اسکوائر میل کا ٹوٹل ایک ایریا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو تھا وہ مسلم امپائر میں شامل کیا گیا تھا، جس میں ساسینڈ جو تھی امپائر وہ کمپلیٹلی شامل کی گئی تھی، اور بائزنٹین امپائر جو تھی دیٹ واز آلسو میڈ پارٹ، جس میں فلسطین بہت امپورٹنٹ تھا. اس کے علاوہ افریقہ کا کچھ ریجن تھا، ناردرن افریقہ جس میں ایجپٹ آتا ہے. تو these were the areas that were included into the Muslim Empire. اب یرموک کی جو بیٹل تھی وہ ایڈریس کرتی تھی یہ بائزنٹین کو 636 AD کا ٹائم پیریڈ ہے، اور خالد بن ولید جو تھے وہ اس کے کمانڈر تھے، جہاں پہ انہوں نے سیج آف دمسکس لے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو تھی یہ بیٹل آف یرموک واز دی کنکلوڈنگ ایونٹ بائی دیٹ ٹائم، جس میں بائزنٹین کا ایک میجر جنگ، اور اسی کے بعد جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچے تھے کہ سرنڈر آف جیروسلم بھی کیا گیا تھا، جسے آپ کہہ لیں کہ جس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمپلی وینٹ اپنے ایک غلام کے ساتھ، غلام کا نام اسلم تھا، ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وہاں داخل ہوئے، اور اس طرح سے جو تھا وہاں کے جو آلریڈی کمانڈ میں لوگ تھے انہوں نے دے ہینڈڈ اوور دا کیز آف جیروسلم. اچھا، جنگ قادسیہ جو ہے یہ ایڈریس کرتی ہے ساسنید امپائر کی جو جنگ تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو لیکچر میں بھی، بیٹل آف چین سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آخر میں اجنا دین تک جاتی ہے. تو اساسینیٹ جو تھا دیٹ کمپلیٹلی وینٹ آف، مطلب یہ پرشین امپائر، دا گریٹ پرشین امپائر جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. اور جنگ قادسیہ جو تھی یہ اس کی کمانڈ جو تھی وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. اور جو یرموک تھی دیٹ واز لیڈ بائی حضرت خالد بن ولید. اس کے علاوہ جو یہ افریقن ریجن تھا میں نے آپ کو بتایا کہ نارتھ افریقہ، ایجپٹ، یہ والا جو ریجن تھا دیٹ واز انکلوڈیڈ بائی عمر ابن العاص جو تھے وہ اس کے کمانڈر تھے. اور اس کے بعد جو تھا آپ کہہ لیں کہ ٹوٹل جو ایک پروونسز کا ایک نیٹ ورک تھا، ٹوٹل 13 پروونسز ور انکلوڈیڈ ان دس. یہ جو یہ رقبہ یہاں پہ بتایا گیا ہے 22 لاکھ اسکوائر میل کا، اس میں 13 مسلمانوں کے جو تھے وہ صوبے بنائے گئے، ان کے ڈفرینٹ گورنرز بنائے گئے، اور اس طرح سے جو ہے یہ 4 آپ کی جو فتوحات ہیں میجر.
ये मैंने आपको यहाँ बता दी। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कुछ स्टेट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि जैसे ही उन्होंने कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी और उनके सब्जेक्ट्स थे उनको कैसे डील किया। बेसिकली ये होता था कि अब ये यहाँ पर एक बात समझने की है कि एक होता था माले गनीमत, माले गनीमत जो किसी भी जंग के बाद जो था वो शामिल किया जाता था, मतलब माल जो था वो आप कह लें कि लेफ्ट ओवर जो आपके जंग के बाद जो माल हाथ लगता था तो वो डिवाइड होता था। उसकी डिवीजन के कुछ पैटर्न्स होते थे कि जो राइडर्स होते थे उनको कुछ बड़ा हिस्सा मिलता था, जो फुट इन्फेंट्री होती थी उनको कुछ और हिस्सा मिलता था। अब इसके अगेंस्ट एक होता था कॉन्सेप्ट माले फे का। माले फे ये माल बेसिकली वो होता है जो जंग किए बगैर या मतलब आप कह लें कि थ्रू सीज या थ्रू आप कह लें कि सिंपली थ्रू ट्रूस किसी तरह से जो है एक नॉन मुस्लिम एरिया को अगर वो मुस्लिम एम्पायर में शामिल किया जाए तो वहां पर ये माले वो जो सारा माल था वो माले फे की कैटेगरी में आता था और इट डायरेक्टली वेंट टू अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट। इसकी डिवीजन जो थी वो इस तरह से आर्मी में नहीं की जाती थी और ये माल माल जो था ये माले फे जो था ये बेसिकली बैतुल माल का पार्ट बन जाता था। तो इसकी जरूरत ये थी क्योंकि अगर तो ये कॉन्सेप्ट ना ये इंट्रोड्यूस ये बेसिकली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ये बात हुई थी कि जो आखिरी यहूदी कबीला था जिसको मदीने से निकाला गया था गजवा अजाब के बाद, उनसे जंग नहीं हुई थी। उन्हें जंग के बगैर जब निकाला गया था तो उनका जो माल था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द माल फे और उसको जो है वो स्टेट के माल में बैतुल माल में शामिल किया गया था। इसी प्रैक्टिस को हजरत उमर फारूक ने अपनी तमाम एक्सपेंशन पे जो था वो अप्लाई किया। अगर वो ऐसा ना करते तो क्या होता कि आज हमें ये जो फ्यूडलिज्म है और ये सब नजर आता कि बड़े बड़े जो थे वो लोग वो सब एक लैंड्स के चंक्स थे, वहां पर बड़े बड़े रीजन्स थे, वो सब फिर लोगों में डिवाइड होके रह जाते, वो फिर एक स्टेट ना बनते और लोगों में जो है ना वो फिर एक माल की जो हर्ष है वो बढ़ जाती। इस तरह से जो है उन्होंने फिर इम्पोज किया जिजिया जो नॉन मुस्लिम्स का टैक्स टैक्स होता है। इसके अलावा जो है गैरिजन इस्टेब्लिश किए कि इट वाज एन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम, क्योंकि अब आपको पता है कि गैरिजन क्या है कि कैंट्स बनाए उन्होंने, आर्मीज के सेटअप्स बनाए और ये कुछ इसके लिए भी कुछ एक एसओपीज होती थी कि दे वर सपोज टू बी सेपरेट फ्रॉम आप कह लें कि जो आबादी होती थी उससे जो थी ये गैरिजन थोड़ा सेपरेट होते थे और इनकी जरूरत थी, इनके साथ साथ अस्तबल घोड़ों के लिए बनाए गए। इस तरह से फिर कुछ इंस्टीट्यूशन थी इंपॉर्टेंट जिनका जो था क्याम आया कि बैतुल माल, इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग का काम, ऑफिशियल आर्मी रेज की गई, कैंटोनमेंट जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबल्स अस्तबल्स बनाए गए, जेल्स बनाई गई, कोरियर और पोस्टल सर्विस जो थी इसका जो था वो ब्रॉट अप किया गया। अब इसके लिए सेपरेट कोई एक जो थे तेज तरीन जो घोड़े थे ना, मतलब देयर वर हॉर्सेस डेडिकेटेड फॉर दिस कॉज कि किस तरह से जो पैगाम रसानी के अमल को जो है वो तेज किया जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मॉस्क, रोड्स, कैनाल्स, ये तमाम जो थे ये डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं ना आजकल ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में आती है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इवन के मसाजिद की तामीर जो है ना ये भी एक बड़ा पॉइंट है यहाँ नोट करने वाला कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक जुडिशियल सिस्टम जो आपने इंट्रोड्यूस कराया था उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फॉर द फर्स्ट टाइम। काजी जो था उसका एक आप कह लें कि पहले काजी जो होता था और कैलिफ जो होता था दे वर द सेम पर्सन, ठीक है। इस चीज को जो था वो सेपरेट किया और काजी को डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो सेग्रीगेट किया, सेंटर, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट में। और आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के टाइम पे जो था वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो था ही एक्टेड एज काजी। और नॉट ओनली काजी बल्कि जो एक दो ऐसे ओकेजन थे जहां पर उन्होंने अपना उनको वाइस मुकर्रर किया, मतलब नाइब बना कर गए। जब वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब जेरूसलम के लिए गए थे तो तभी पीछे हजरत अली को इंचार्ज छोड़कर गए थे, और जब आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए गए थे तो तब भी पीछे इंचार्ज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो इस तरह से हमें नजर आता है कि जुडिशियल सिस्टम की जो सेग्रीगेशन थी कि काजी को जो था वो खलीफा से एक सेपरेट कर दिया गया। इसके अलावा जो थे डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह लें कि गवर्नर्स की कुछ सेग्रीगेशन इसी लेवल पे जिसे हम कहते हैं ना कि सेपरेशन ऑफ पावर, और जो डिफरेंट लेवल्स तक आपका जो है वो सेंटर है, प्रोविंशियल है, डिस्ट्रिक्ट है, तो एक पावर जो है वो आम लोगों तक किस तरह पहुंचाई जाए। उसमें गवर्नर, खलीफा के बाद गवर्नर्स के कुछ रुतबे बनाए गए जिनमें वली होता था जो प्रोविंशियल प्रोविंशियल गवर्नर होता था, और एक होता था आमिल जो कि जूनियर गवर्नर कह लें कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या और छोटे छोटे लेवल पे वो अफेयर्स को देखता था। इसके साथ अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स की बात कर लेंगे।
अच्छा, यहाँ पर ये वेलफेयर स्टेट की बात मैं करना भूल गया कि वेलफेयर स्टेट का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था कि लोगों की तमाम बेसिक नेसेसिटीज को जो है वो भी खलीफा पूरा उनका जो है उनको एड्रेस करेंगे। इसमें हमें नजर आता है कि कुछ स्टाइपेंड मुकर्रर किए गए, कुछ जो था आपकी जो नाइट पेट्रोलिंग थी दैट वाज एक्चुअली फॉर द पर्पस कि इस चीज को मेक श्योर किया जाए। और क्योंकि ये खलीफा जो खुलफाए राशिदून थे ये बेसिकली दे कंसिडर्ड इट अ लायबिलिटी और बहुत बड़ा बर्डन इन्हें महसूस होता था कि जो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इनके बारे में भी एक कॉल है कि उसका एग्जैक्ट वर्डिंग आई डोंट रिमेम्बर कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो खलीफा होगा। ये हजरत गालिबन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज थे। तो मतलब दैट वाज द बर्डन और इसलिए जो था वो वेलफेयर स्टेट को भी इंश्योर किया गया। फिर इसमें स्टाइपेंड मुकर्रर किए गए थे कि कुछ जो थे वो बुजुर्गों के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए स्टाइपेंड थे, कुछ कुछ जो थी वो खवातीन के लिए स्टाइपेंड, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो थी वो दे गेव अप बिफोर 2 years, क्योंकि उसमें जो था कुछ आप कह लें कि उनको मिलता था 2 साल के बाद, अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं होते थे उनको जो था वो एक स्टाइपेंड दिया जाता। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको भी रिवाइज किया। तो इसके साथ साथ अब हम बात कर लेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स की। गवर्नर्स को अपॉइंट करने का जो एक तरीकाकार होता था, एक लेटर, एक डिग्री इशू की जाती थी और इस लेटर को या हुक्मनामे को जो है वो जुम्मा के इज्तिमा में जो है वो पढ़ा जाता था। एक मतलब जनरल पब्लिक के एड्रेस में जो है इसको एड्रेस किया जाता था। वहां पर इस लेटर में इट कंटेन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और आप कह लें कि उसके डिस्पोजल पे उसकी जो पावर्स थी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी जो खलीफा की मेंशन की जाती थी इस लेटर के अंदर। उसमें ये था कि ही शुड बी डूइंग दिस थिंग्स और इसकी जो पावर्स हैं वो ये हैं कि इन दोनों से अगर वो जो है वो इनहराफ करता है या किसी आप कह लें कि वो ही मूव्ड अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, तो इस चीज को एड्रेस किया जा सकता था या क्वेश्चन किया जा सकता था बाय जनरल पब्लिक। तो इस चीज को मेक श्योर किया गया था। इसके नतीजे में जो है ना वो एक मतलब फिर खलीफा जो होता था वो सुमोटो इशू करता थे और वो उन जो जो भी गवर्नर होते थे उनको बुला लिया जाता था। उनसे फिर जवाब तलब होता था कि अगर आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप अवेलेबल नहीं है या आप अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं हमें फुलफिल करें लोगों को, तो जनरल पब्लिक के कंसर्न्स को इस तरह से एड्रेस किया जाता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर्स और अथॉरिटीज ऑफ गवर्नर्स बताई जाती थी। इसके बाद अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के जो है वो बात कर लें शहादत की, तो अबू लुलु फिरोज जो था ये एक गुलाम था। ही स्टैब्ड हिम इन द फजर प्रेयर ऑन 26 जिलहज। ये इसके बारे में जो है वो श्योरिटी नहीं है कि जो स्टैबिंग थी वो इट वाज ईदर ऑन 26 और 27, क्योंकि उसके कुछ 3 से 4 दिन बाद जो थी आप की जो है वो शहादत होती है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और इसमें ये था कि अबू लुलु फिरोज जो था ये एक पर्शियन कह लें कि वो था, स्लेव था। और दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बैकलैश उस टाइम पे कि वो जो था उसने वो एक तासुब में आकर और ये कि कैसे इन्होंने जो है वो हमारी सल्तनत को जो है वो खत्म कर दिया, और उसके सिलसिले में तो ही स्टैब्ड हिम। और इस तरह से जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो फिर ही वाज बेडरिडन फॉर 3 to 4 days। और बिफोर शहादत ही मेड अ काउंसिल, आप कह लें कमेटी, उन्होंने एक इलेक्टोरल कमेटी का जो था वो बना दी थी जिसमें देयर वर 6 मेंबर्स। जो शूरा सी बनाई गई थी इसमें हजरत अली को शामिल किया गया था, हजरत उस्मान शामिल थे, हजरत तलहा शामिल थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ शामिल थे, और इसके अलावा जो था इसमें हजरत साद बिन अबी वकास भी शामिल थे। तो इस तरह से जो था ये 1 2 3 4 5 ये लोग थे, और एक जो थे हजरत उमर के अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला भी शामिल थे। लेकिन ये जो था कि इसमें फिर फाइनली बताया गया था, इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी कि यू शुड इलेक्ट वन ऑफ योर ओन, अपनी इसी शूरा में से जो है अपने नेक्स्ट कैलिफ का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कमेटी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लाम। और इसके नतीजे में जो है वो हमें नजर आता है कि हजरत उस्मान का जो है वो खिलाफत जो है वो आगाज होता है उसका। और इसके बारे में हम अपनी आने वाली अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आज का लेक्चर इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।